आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि यहाँ जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। तो इसको रुक क्या लग रहा है सर? दिल्ली के अंदर है और बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं है, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने खत्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि वक्फ की संपत्ति अब डी नोटिफाइड नहीं होगी, अंतरिम ऑर्डर उसी तरफ आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल उम्मीद है। और जिस तरह से ये वक्फ की जमीनों को कब्जा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है उस पे कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। ठीक है, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये भी चिंता जताई गई कि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पे भी वक्फ का दावा किया गया है, इस तरह के भी मुद्दे होते आए। मैं वहाँ चेयरमैन रहा हूँ, हमने अभी ऐसा कभी नहीं। देखिए, कोई भी आदमी खड़े होकर के मीडिया के अंदर कह दे, देखिए वक्फ की यहाँ पर दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज हैं और सबका गजट नोटिफिकेशन है, वो सब जो है गजट में है और एरिया भी गजट के अंदर है। जबकि मैं चेयरमैन था तो हमने सारे केसेस जीते। अब जब इनका, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये सारी चीजें अब उसके बाद जब मैं 2023 में चेयरमैन नहीं रहा, पद से हट गया, तो अब रेवेन्यू जो सेक्रेटरी है वो जो है उसको देख रहे हैं। तो शाही ईदगाह का मसला आया, तो शाही ईदगाह की जमीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुंजी मस्जिद है वहाँ, उसके अंदर मेहरौली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उस पर उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी जमीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज का और सारी जमीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं, क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी जमीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो सीओ है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ, वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे और डीएम को सबसे ऊपर जबकि रखा गया है। जबकि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, सिर्फ एलजी सुपरसीड कर सकता था। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, हमारी समझ में नहीं आता। अच्छा, सरकार के खिलाफ कभी प्रॉपर्टीज में आपको लगता है कि आप चली भी जाएंगी जिस तरह मामला है?
क्योंकि अभी तक जो है वो 64-65 प्रॉपर्टीज जाती हुई नजर आ रही हैं हाथ से। देखिए इन्होंने तो ले लिया था ना, 123 प्रॉपर्टी तो इन्होंने ले ली थी। एक नोटिफिकेशन जारी करके यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि वक्फ जो है इस पे कब्जा किए हुए ये हमारी जमीन है। अगर मैं हाईकोर्ट नहीं जाता तो ये तो सारी जमीन चली जाती। एक अकेली अगर आप तिकोना कब्रिस्तान की बात करो जो 60 बीघे का है, अगर आप उसकी वहां पे मार्केट रेट के हिसाब से बात करो, अगर 7 लाख रुपया भी मानो तो 42,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। उसके राइट साइड में डीपीएस के पीछे 484 खसरा है जो 30 बीघे का है, वो इन्होंने जबरदस्ती लेकर ले लिया। जबकि 123 में स्टे चल रहा है, केस चल रहा है, ले लिया। लाल मस्जिद आपके सामने मिसाल है कि उसके पीछे की सारी जमीन कब्रिस्तान की ले ली, मस्जिद के पीछे की, और वहां बिल्डिंग बना दी। वो ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है। माता सुंदरी रोड का कब्रिस्तान है वो इन्होंने ले लिया। वो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ यही तो था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ का नहीं था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ का था। तो आप ट्रिब्यूनल में हैं और हम हाईकोर्ट भी गए तो कहा ट्रिब्यूनल से जब फैसला आ जाएगा, तो ट्रिब्यूनल के फैसले को भी ये लोग नहीं मानते। तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं लेंगे मुसलमानों के फायदे के लिए। अमानतुल्लाह साहब, अमित शाह ने ये कहा है पार्लियामेंट में कि हम कुछ नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं तो यही लिख करके दे दें कि कोई डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, अगर वो पहले से वक्फ बाय यूजर यूज हो रहा है तो उसको हम किसी को टच नहीं करेंगे। एक नोटिफिकेशन ले आए वो। और मुस्लिम जो क्लोज हटाया इसलिए हटाया क्योंकि इनके पास कोई एमएलए मुस्लिम नहीं है, कोई एमपी मुस्लिम नहीं है। बाय डिफॉल्ट सरकार चाहे इनकी हो, अगर एमएलए कोटे से कोई भी इलेक्टेड, जैसे पहले था कि मुस्लिम इलेक्टेड था तो वो दूसरी पार्टी से आता, समाजवादी से यूपी के अंदर आता, दिल्ली से आम आदमी पार्टी से आता, कांग्रेस से हरियाणा के अंदर आता, महाराष्ट्र से कांग्रेस का आता, तो आरजेडी का बिहार से आता, तो बाय डिफॉल्ट वो मुस्लिम आता। और जब कुछ गलत करते तो वो अगर होता एमपी और एमएलए होता तो वो गलत काम नहीं करने देता। तो ये तो बाकायदा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो सारा का सारा इनका जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसी पर जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये एक्ट इसके अंदर तरमीम नहीं हुई है, नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में गांव के अंदर, देहात के अंदर बहुत सारी जमीन है जो ग्राम सभा के अंदर है। कल प्रधान खड़े होकर कहेगा कि ये तो इलीगल है, डीएम उसको रोक देगा, दफीना रोक देगा। दफीना रुकने के बाद उसके बाद वो केस चला जाएगा उसके पास, वो जमीन वक्त की हो जाएगी और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से फैसला देगा तो वो जमीन तो चली जाएगी। और ऐसा हुआ है बहुत सारी जमीनों पर। जो तिकोना कब्रिस्तान है वहां पर दफीना इन्होंने रोका है, लाल मस्जिद पर इन्होंने रोका है, माता सुंदरी रोड पर रोका है। एक जो है उत्तम नगर के अंदर जो फ्लड इरिगेशन की जमीन थी वहां के एसडीएम ने रोक दिया, हम नहीं करा पाए वहां पर। तो बहुत सारी जगहें हैं, हम कौन जाता फिरेगा। अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो कंप्लेन को अटेंड करके वो वहां पे दफीना रोक देगा। नमाज अगर मस्जिद होगी तो नमाज रोक देगा। तो वक्फ बाय यूजर में तो ये करेंगे। तो वो कहेंगे जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर वो 9 लाख प्रॉपर्टी है, 9 लाख प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी को हम मुसलमानों से नहीं लेंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ। हाँ जी ये ठीक कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लिख कर दे एक एक प्रॉपर्टी का, क्यों नहीं लिख कर दे रहे। और क्यों जब आखिर में एक सवाल, आप लोग स्टे की उम्मीद से आए थे, लेकिन दोनों इंटरिम ऑर्डर से खुश हैं। जो इंटरिम ऑर्डर लगता है कि कल आ सकता है। देखिए पूरी उम्मीद है, अभी तो नहीं कहा जा सकता, कल के लिए छोड़ा है। तो अभी फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बहस होनी है और इसमें सारे लोगों ने अच्छे से अपने पॉइंट रखे हैं और सारी चीजें समझ आ रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुर्शिदाबाद में हिंसा है या और बिल्कुल जो चिंता जताई है वायलेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये तो गांव-गांव हर जगह गांव-गांव मजहबी, जब मस्जिद में आप जाकर के क्लेम दूसरे करेंगे, दफीना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा, वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए, इनका मकसद ये है। इनकी रोटी, सियासी रोटी बगैर फसाद के सिकती ही नहीं है। ये तो आज बेरोजगारी से लोग परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है, इसमें उलझा कर रख दिया सारे लोगों को। अब आप बताइए, कब्रिस्तान पर भी ये कब्जा अगर करेंगे, मस्जिदों पर भी ये कब्जा अगर करेंगे तो वायलेंस तो होगा, क्यों नहीं होगा। ये तो करना चाहते हैं, ये तो इनका मकसद है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है और इसमें अच्छा फैसला आएगा। दानिश आप थे मुस्लिम पक्ष की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट की सत्ता कन्विंस हुआ। देखिए बिल्कुल कोर्ट कन्विंस हुआ और कोर्ट पहले से भी जानता था, ये बेंच पूरा समझती थी कि ये मामला क्या है। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया उसमें। बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे, जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जा करके सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता
सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि अब मिस्टर मेहता आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे और डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस। जी, तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी पिटीशन जो है मुजीबुर रहमान साहब, उसको कब सुनने की बात कही है कोर्ट ने? वो तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जज साहब ने ये कहा है कि जिसकी पिटीशन आज 11 बजे तक आ गई थी उसको आज सुना गया है। कुछ लोगों ने मेंशन की अपनी पिटीशन, उनको जज साहब ने नहीं सुना है, कोर्ट ने नहीं सुना उसको। वो नेक्स्ट जो है जब वो लिस्टिंग होगी, स्क्रूटनी पार करके जब आएगी तब उसको देखा जाएगा। कल 2 बजे? कल 2 बजे। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे इस वक्त एडवोकेट मुजीबुर रहमान को। सर आपका नाम? मुजीबुर रहमान। ठीक। अपनी उनकी पहल सुने वो, और जिस इरादे से और जिस उम्मीद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, हमें बड़ी खुशी है और उम्मीद है कि कल फैसला हमारे पक्ष में होगा। आज भी जो इंटरेक्शन था, जो उनके तरफ से इनपुट था, बहुत पॉजिटिव था। हमें यकीन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है उस पे रोक होगा। तो आप आखिरी क्या बोला, मैंने कल कंटिन्यू सुनना? कल उन्होंने कहा कि शायद 2 बजे का वक्त दिया है उन्होंने, कि आधा घंटा और सुनेंगे, जिनको और कुछ कहना हो, कुछ अपने पॉइंट्स रेज करना हो सुनेंगे। उसके बाद फिर वो अपनी जो जजमेंट है या जो फैसला है आगे का क्या कोर्स रहेगा उस पर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत